हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 9। टॉपिक हमारा है द वैदिक पीरियड पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है आर्यंस के इंडिया अराइवल से। जब आर्यंस जो है वो इंडिया आते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है वैदिक पीरियड की। टाइम पीरियड अगर हम कहें कब से कब तक का था, तो जो वैदिक पीरियड है ये हमारा माना जाता है 1500 BCE से लगभग 500-600 BCE तक। ठीक है, चलिए, तो जब आर्यंस यहाँ पर आए वहां से शुरुआत होती है वैदिक पीरियड की। अभी आर्यंस कहाँ से आए थे, कैसी लैंग्वेज थी, ये किस तरीके के थे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जब वो यहाँ पर आए उनके साथ वो काफी सिविलाइज्ड थे, उनके साथ एनिमल्स वगैरह भी थे, और युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो उसमें उनको मास्टरी प्राप्त थी। डाइवर्स डिसेंडेंट की बात अगर हम करें तो डाइवर्स डिसेंडेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि हम देखें तो इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, इंडियन हो गए, ये सभी मानते हैं कि वो आर्यंस के डिसेंडेंट हैं, उनके वंशज हैं। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें वो कैसी लैंग्वेज बोलते थे, तो लैंग्वेज उनकी थी इंडो यूरोपियन, जो कि आज के टाइम में मॉडिफाइड फॉर्म में बोली जाती है। आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, ईरान में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कहाँ से ये आए थे, ठीक है, तो आप जानते हैं यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया जिसको कि यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं यूरोप और एशिया में। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से ये आए थे, या फिर कह सकते हैं जो अल्प्स माउंटेन है उसके ईस्ट की तरफ से ये आए थे। और जब ये सबसे पहले आए तो हमारा जो सप्त सिंधु रीजन है वहां पर आए और वहां पर इनका सेटलमेंट हुआ। ठीक है, इनके साथ बहुत सारे एनिमल्स भी थे, जिनमें की मेन सिग्निफिकेंट था हॉर्स। ठीक है, जिसकी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब ये सेंट्रल एशिया से आए, सबसे पहले ये जो सप्त सिंधु वाला रीजन है, ठीक है, पंजाब का सप्त सिंधु रीजन, पहले ये यहाँ पर आए। जब ये यहाँ पर सेटल हुए, ये टाइम पीरियड जो इनका है, ठीक है, जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, जो कि है 1500 BCE से 1000 BCE तक। ठीक है, तो जब यहाँ पर सेटल हुए तो इन्हें कहा गया ब्रह्मावर्ता, जिसका मतलब है कि देवताओं की भूमि। ठीक है, चलिए, ये हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड है। उसके बाद हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जब ये गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, इधर आकर ये सेटल हो गए और ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कहा गया आर्यावर्ता। ये ब्रह्मावर्ता एंड ये है आर्यावर्ता। ठीक है, ब्रह्मावर्ता विच मीन्स क्या, देवताओं की भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, ये अर्ली वैदिक पीरियड और ये आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इसको अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज क्या है? वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो आते हैं हम लोग बात करते हैं सोर्सेज द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर जो है उससे हमें इस टाइम के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलता है। मेन अगर एविडेंस की बात करें तो वैदिक लिटरेचर है। तो वैदिक लिटरेचर जो है प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स है वैदिक पीरियड के बारे में जानने के लिए, या वैदिक कल्चर जो था उसको जानने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जो वैदिक ये वर्ड है ये कहाँ से आया है। वैदिक ये वर्ड आया है वेदा, वेदा जो कि डिराइव्ड हुआ है विड वर्ड से। विड जिसका कि मीनिंग है नो, नो मतलब जानना। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञान। ठीक है, इस तरीके से अगर इसका मीनिंग हम देखते हैं नॉलेज या विजडम, अगर हम समझेंगे और अच्छी तरीके से, तो स्टोर हाउस ऑफ द आर्यन विजडम। ठीक है, उनके ज्ञान का स्टोर हाउस, उनके ज्ञान का जो भंडार था, ठीक है, हमें इससे पता चलता है। ठीक है, तो वेदास जो है, जो आर्यंस थे, उनके ज्ञान का भंडार। ठीक है, एक तरीके से उनका स्टोर हाउस। अब वैदिक लिटरेचर जो है, हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक। ठीक है, तो वैदिक हो गया, या वेदा की बात करें तो हम जानते हैं कि 4 वेदास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये 4 वेदास होते हैं। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर का मतलब यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 4 वेदास से नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जिससे कि हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह, उनके
रिचुअल्स वगैरह के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो 4 वेदास ही नहीं बल्कि अदर भी रिलेटेड टेक्स्ट जैसे कि ब्राह्मणास, ठीक है, आर्यंकास, उपनिषद, सूत्रास, वेदांगास, उपवेदास, दर्शनास, पुराणास, एपिक्स एंड धर्मशास्त्रास एक्सेट्रा बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जहां से हमें ये नॉलेज जो है वो मिलती है। चलिए, तो वैदिक लिटरेचर को हम आगे बढ़ाते हैं। वैदिक लिटरेचर जिसको कि एज ऑफ कंपोजिशन के बेस पर 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एज ऑफ कंपोजिशन के बेस पर 2 ग्रुप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है अर्ली वैदिक लिटरेचर एंड सेकेंड है लेटर वैदिक लिटरेचर, ठीक है। अर्ली वैदिक लिटरेचर की बात हम सबसे पहले करेंगे। आते हैं अर्ली वैदिक लिटरेचर, जहां पर सबसे पहले आता है द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो कि सबसे पुराना वेदा है, पहला जो था, ठीक है, वो कौन सा था? ऋग्वेदा, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वेदा है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। कभी भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कौन सा है, तो आप ये बता सकते हैं। सबसे पहला वेदा कौन सा है, वो आप ये बता सकते हैं, ऋग्वेदा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसको कंपोज कब किया गया था? जहां से शुरुआत हुई थी वैदिक पीरियड, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे 1500 टू 1000 तक माना जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये कंपोज किया गया था 1500 BCE से। ध्यान रखिएगा, BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। पहले क्या था हमारा टाइम पीरियड, इससे चलता था जब जीसस क्राइस्ट जो है उनका बर्थ हो गया, वहां से फिर हम लोग क्राइस्ट एरा CE लिखने लगे, ठीक है। तो BCE यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो कंपोज अराउंड इस दौरान में इसको कंपोज किया गया था, जिसमें कि 10 मंडलाज हैं, ठीक है। 10 मंडलाज में ये डिवाइड है, जिसमें कि लगभग 1028 मंत्राज और इसके अलावा हिम्स हैं, ठीक है। हिम्स क्या है? हिम्स कह सकते हैं जैसे कि भजन वगैरह, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हमारा इंडियन कल्चर जो है तो भजन का लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्राज, श्लोक, ठीक है, श्लोक, भजन, ये सारी चीजें मिलाकर यहाँ पर लगभग 1028 मंत्राज या हिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि इसी में ऋग्वेदा में ही हमको मिलता है क्या? गायत्री मंत्रा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वेदा ऋग्वेदा से गायत्री मंत्र को लिया गया। गायत्री मंत्र ये तो सभी को आता होगा। चलिए बात करते हैं लेटर वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक लिटरेचर, जिसमें कि हमने देखा कि ऋग्वेदा है। बाकी के जो हमारा है सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा ये आता है हमारा लेटर वैदिक लिटरेचर में, ठीक है। इनको 1 बाय 1 करके हम देखते चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका सामवेदा। सामवेदा, सामा जो ये वर्ड है जिसका मीनिंग है स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो अगर हम बात करें सामवेदा, इसमें क्या चीजें हैं, तो जो प्रीस्ट के द्वारा रिचुअल्स किए जाते थे यजनास के समय, ठीक है, उनके लिए हिम्स जो होते थे वो इसमें बताए गए हैं, ठीक। हिम्स जो कि अभी हम लोग बात की, हिम्स यानी कि मंत्राज हो गए, श्लोकाज हो गए, ठीक है। श्लोकाज, मंत्राज वही चीजें हुई, भजन हो गए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें देखा जाए तो 1075 हिम्स हैं, जिसमें से 75 हिम्स जो हैं वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यजुर्वेदा। यजुर्वेदा इसमें क्या है? यजुर्वेदा जो है ये डिस्क्राइब करता है उन इस हिम्स जो इसमें है वो डिस्क्राइब करते हैं उन रिचुअल को जो कि यजनाज और सेक्रीफाइसेस के समय होते थे, ठीक है। यजनाज और सेक्रीफाइसेस यानी जब बलि दी जाती थी या यज्ञ किए जाते थे उस दौरान जिन हिम्स का यूज होता था, ठीक है, उन रिचुअल्स को वो ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो कितने हिम्स हैं? 2086 हिम्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अथर्ववेदा। अथर्ववेदा की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कुछ डिजीज होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, ठीक है, तो इसमें रिलेटेड टू चार्म्स एंड स्पेल यूज टू कंट्रोल एविल स्पिरिट एंड डिजीज, ठीक है। तो इसमें वो मंत्राज होते थे जैसे हम कह सकते हैं जादू टोने वाले, ठीक है, या डिजीज जो है उनको ठीक करने के लिए, या बुरी आत्माएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो मंत्राज होते थे वो हमारे अथर्ववेदा में मिलते हैं। जो वेदास है इसमें देखा जाए तो जो आर्यंस थे उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में भी है, उसकी कंडीशन के बारे में, ठीक है। इनके कुछ पार्ट्स चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है?
ठीक है। ब्राह्मणास की अगर हम लोग बात करें, ये सिंपल प्रोज है। सिंपल प्रोज, एक हमारे सामने प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है, ठीक है। तो ये प्रोज के रूप में लिखे गए हैं, जहां पर कमेंट्री की गई है किस पर, यहाँ पर कमेंट्री की गई है वैदिक हिम्स पर, ठीक है। वैदिक हिम्स पर कमेंट्री की गई है, ये सिंपल प्रोज है। इसके अलावा उस टाइम की जो पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन थी, ठीक है, कुछ पैसेजेस जो है वो उसको भी रेफर करते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अरण्यकाज। अरण्यकाज क्या है? अरण्यकाज को अगर हम देखें तो ब्राह्मणास जो है इन्हीं का कुछ ये पार्ट है, ठीक है। इसमें है क्या? इसमें देखा जाए तो इसमें गाइडेंस है। किसके लिए गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अरण्यकाज की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर गाइडेंस है जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए बिना किसी सैक्रिफाइस के, बिना किसी रिचुअल के, लाइफ और फिलॉसफी की जो मिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है। चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं, द उपनिषाद्स। उपनिषाद्स क्या है? सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी का सोर्स है उपनिषाद्स। इसमें है क्या? इसमें है सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं वो हैं रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बारे में? सोल एंड क्रिएटर, ठीक है। इनके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, ठीक है। कर्मा यानी कि एक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, काम, उस पे है, उसके प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा माया जो है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, इल्यूशन यानी कि, ठीक है। थर्ड है मुक्ति यानी कि सैल्वेशन, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल्स यहाँ पर है। देखा जाए तो उपनिषद जो है वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हुए, बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और इसी वजह से कई सारी लैंग्वेजेस में उपनिषद जो है इनका ट्रांसलेशन किया गया है। जैसे हम बात करें फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, पर्शियन हो गया, इस तरीके से कई सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है। उपनिषद की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 300 है, जो कि बहुत फेमस हैं, ठीक है। कौन कौन से, जिनमें कि मोस्ट फेमस जो हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। चंदोदया, बृहदारण्यका, ऐत्रेय, तैत्रेय एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जिनमें से ये जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो आर्यंस थे उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में? सोशल एंड रिलीजियस जो उनके कंटेंट्स थे उसके बारे में, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस जो उनकी कंडीशन थी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। चलिए तो थर्ड के बाद आते हैं हम फोर्थ पर। थर्ड यानी कि उपनिषद तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि वहां तक आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द सूत्रास। सूत्रास की बात करें, ये क्या है? तो जैसे जैसे देखिए समय बीतता जाता है, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे रिचुअल, ट्रेडिशन, सारी चीजें जो हैं वो समय के साथ चेंज होती जाती हैं। आपने भी देखा होगा जो चीजें आप बचपन में देखते थे उससे अभी में काफी चेंज आ गया होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है नए नए जो रिचुअल्स आते गए, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें जो है समय के साथ चेंज होते गए, आइडियाज वगैरह चेंज होते गए। तो जो नए कस्टम एंड नए ट्रेडिशन थे उनको क्या किया गया, उसी में जो पहले से चीजें लिख रखी थी उसी में ऐड नहीं किया गया, उनको अलग से लिखा गया, ठीक है। तो इनको कंपाइल्ड किया गया सेपरेटली, जिनको कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट जिसमें है श्रोता, दूसरा है गृह एंड तीसरा है धर्मसूत्रा, ठीक है। चलिए बात करते हैं द पुराणास। पुराणास का अगर हम बात करें कितने होते हैं? 18, ये आपको ध्यान रखना है। वेदास कितने होते हैं? 4। पुराणास कितने होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। तो पुराणास जो कि 18 होते हैं, और पुराणास जो हैं, ठीक है, वैदिक लिटरेचर जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो हर पार्ट के, ठीक है, 18 पुराणास है, हर पुराणास में 5 सेक्शन है, जहाँ पर 5th सेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। 5th सेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो किंग और उनकी डायनेस्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही, यानी कि हमें उस समय के सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये हर तरह की लाइफ जो है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेट एपिक्स। ग्रेट एपिक्स में कौन सा आता है? रामायण एंड महाभारत, ये 2 है जो कि बहुत फेमस हैं। इसके जो लीडर रहे, या फिर कह सकते हैं इसके ग्रेट हीरो जो रहे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ग्रेट एपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें उन ग्रेट हीरोज के बारे में तो पता चलता है, साथ ही साथ जो लेटर वैदिक
आर्यंस थे, ठीक है, उनके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो फैमिली लाइफ जो है उसको काफ़ी वैल्यू दी गई है। रिवील हाई आइडल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ आर्यंस, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर पता चलता है। उसके अलावा यहाँ पर गीता का ज्ञान अगर हम बात करें, ठीक है, जो गीता का नॉलेज दिया गया उसमें क्या है, उसमें आत्मा के बारे में है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में है, आत्मा की अमरता के बारे में है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। डिवोशन ऑफ अलमाइटी, जो कि सबसे शक्तिमान है, ठीक है, जो सुपीरियर है, उसके लिए डिवोशन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं आयरन के औजार जो थे वो मिले, उससे ये समझ में आया है, अब आयरन के एविडेंस मिले, आयरन के एविडेंस जिसमें कि बहुत सारे औजार थे, जिससे ये समझ में आया कि समय के साथ क्या है एग्री फार्मिंग जो है वो डेवलप होती गई और इस तरीके से एग्रीकल्चर जो था वो मोस्ट ऑक्यूपेशन बन गया, ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। ठीक, देखा जाए तो जैसे आपका ये हो गया हस्तिनापुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मथुरा हो गया, इन जगहों से बहुत सारे एविडेंस इस तरीके के मिले हैं। देखा जाए तो सिकल्स मिले हैं, ठीक है, आयरन सिकल्स, जिससे क्या है, जो इसको हम हसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, उससे फसल जो है वो काटी जाती है, वो मिला है। इसके अलावा ऑक्सन प्लो मिला है, जो बैल के द्वारा प्लो जो है चलाया जाता है, हल चलाया जाता है, उसके एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो होस मिले हैं, जो कि खुदाई का काम लिया जाता था। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है वो डेवलप होती गई और इस तरीके से एग्रीकल्चर जो था वो ये बन गया। एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, जिसको हम PGW के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसके भी एविडेंस मिले हैं। काफ़ी सारे खूबसूरत बर्तन जो हैं वो मिले हैं, तो इससे समझ में आता है कि इनका ये पोर्शन भी जो था, ठीक है, वो भी काफ़ी डेवलप था, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन जिस पे बाकायदा पेंटिंग वगैरह हुई थी, ब्लैक, चॉकलेटी कलर, इन सारे कलर्स का यूज हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो जिस मिट्टी का यूज हुआ था, ठीक है, जिस क्ले का यूज हुआ था वो काफ़ी हाई क्वालिटी की थी और उसमें तरह तरह की ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वगैरह जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। अब इसके अलावा क्या है कि इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजीज़ के मामले में भी, टेक्निक्स वगैरह के मामले में भी ये काफ़ी आगे थे, ठीक है। द लिटिल वैदिक पीरियड वर वेल वर्स विथ सोफिस्टिकेटेड फायरिंग टेक्निक्स, ठीक है, तो सोफिस्टिकेटेड फायरिंग टेक्निक्स जो थी इसके बारे में भी ये जानते थे, क्योंकि जो क्ले पॉट्स वगैरह मिले हैं, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि फायर से भी ये परिचित थे, ठीक है। इसके अलावा वैसे भी हमने पहले देखा ये काफ़ी सिविलाइज थे, ठीक है। इसके अलावा क्या था कि एग्रीकल्चर जो है उसमें भी चीज़ों का यूज़ करते थे और इस समय तक आयरन जो है उसकी खोज हो गई थी। चलिए बात करते हैं द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, आर्यंस के बारे में, ठीक है। तो वो किस तरीके से रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इसके बारे में हमें पता चलता है। कहाँ से, जो ओल्डेस्ट वेदा है यानी ऋग्वेदा से, ठीक है, उसी बेस पर हम लोग इसको समझते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। सबसे पहली चीज, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होती थी, फैमिली हैप्पी होती थी, फैमिली पैट्रियार्कल होती थी, यानी कि पितृसत्तात्मक, जो फादर होते थे उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। इसके अलावा फैमिली का जो एल्डेस्ट या कह सकते हैं ओल्डेस्ट जो मेल होता था वो होता था गृहपति, यानी कि घर का स्वामी। उसकी बातें सभी मानते थे, सभी उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, जो भी रिचुअल्स वगैरह होते थे उसे बड़े बिलीफ के साथ वो कंप्लीट किया करता था। इसके अलावा ये लोग लाइबल थे ज़्यादा किसके लिए, क्लैंस के लिए। जो इनके क्लैंस बने होते थे, इनका कह सकते हैं जो कुनबा था, ठीक है, इनका जो कुल होता था उसके लिए ये लाइबल थे। क्यों? क्योंकि इस समय तक कह सकते हैं जो स्टेट्स था उनका फिनोमेना उतना नहीं था, तो जो इनका कुनबा होता था उसके लिए ये लाइबल थे, ठीक है, उसमें इनका इंटरेस्ट था। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं वो इसीलिए इनको कहते हैं ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स क्यों कहते हैं इसको समझेंगे। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं, जो फैमिलीज थी वो मिलकर एक ट्राइब बनाती थी, ठीक है, ट्राइब फॉर्म करती थी। अब ये ट्राइब फॉर्म करती थी, जैसे हम बात करें मतलब ट्राइब फॉर्म करती थी, और ये ट्राइब्स जो थे सभी ट्राइब्स कहाँ रहते थे, एक सिंगल विलेज में रहते थे। पहली चीज यहाँ पर ये समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, सभी ट्राइब्स जो थे वो कहाँ रहते थे, एक सिंगल विलेज में। आदिवासी ऋग्वैदिक सोसाइटी ऐसा इनको माना जाता था, ठीक है। अब हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो फैमिलीज थी ये मिलकर ट्राइब बनाती थी।
ट्राइब कैसे बनाती है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि संथाल ट्राइब्स हो गए, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं भील ट्राइब्स हो गए, तो यानी वो पूरी एक जनजाति है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक फैमिली है बस, ठीक है, वो क्या है पूरी उस तरह के लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो उस तरीके से ये ट्राइब्स बनाया करते थे और सभी ट्राइब्स कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते। चलिए ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ के बाद अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ विमेन, विमेन की क्या कंडीशन थी, ठीक है। जैसे हमने बात के टाइम में देखा, विमेन जो थी पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो उनको नहीं कराया जाता था, ठीक है, एजुकेशन उनको नहीं दिलाई जाती थी, पर्दा प्रथा थी, ये सारी चीजें थी। क्या उससे पहले का टाइम जो है ऋग्वैदिक टाइम, उस दौरान भी ये चीजें होती थी, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज, जो विमेन होती थी उन्हें हाई स्टीम, उन्हें रिस्पेक्ट जो थी वो काफी दी जाती थी। इसके अलावा जो भी रिचुअल्स होते थे, ठीक है, जो पूजा पाठ वगैरह के काम होते थे, ठीक है, जो भी कह सकते हैं सेक्रेड चीजें होती थी, पवित्र चीजें होती थी, वहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था विमेन का बहुत जरूरी था। बिना इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के उसको कंप्लीट नहीं माना जाता था। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बहुत थी। एजुकेशन पे आते हैं, इनको एजुकेशन जैसे बाकी लोगों को मिलती थी उसी तरह से विमेन को भी एजुकेशन दी जाती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि उस दौरान की बहुत सारी स्कॉलर्स थी, बहुत सारी विद्वान जो है वो मानी जाती हैं जिन्होंने अच्छों को अपने शस्त्रार्थ में हरा दिया, ठीक है, मतलब ज्ञान में उन्होंने हरा दिया, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पर्दा प्रथा, ठीक है, क्या पर्दा प्रथा कोई थी, जैसी कोई चीज थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी। फेमस स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, विश्वारा घोषा, उपाला, मुदगलिनी एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिसेस मोनोगामी, मोनोगामी यानी कि एक वाइफ रखना, ठीक है। तो इस समय में क्या था कि जो भी पुरुष होते थे वो एक ही वाइफ रख सकते थे, एक से ज्यादा नहीं। किसको छोड़ के? जो नोबेल्स होते थे, जो किंग होते थे, वो एक से ज्यादा रखते थे, बाकी कोई भी एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता था, ठीक है। राइट टू चूज देयर पार्टनर्स, ठीक है, हम बात करें यंग मेल या यंग फीमेल, दोनों को राइट था कि अपने पार्टनर्स वो खुद से चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। इसके अलावा बात करें सती प्रैक्टिसेस, क्या ये थी? ये भी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा विडो रीमैरिज की बात की जाए, हाँ, जो विडो थी उनको राइट था कि वो रीमैरिज कर सकती थी, यानी दोबारा से वो शादी कर सकती थी। यानी अगर कुल मिलाकर हम लोग देखें तो जो विमेन होती थी उनकी कंडीशन काफी अच्छी थी। चलिए, ऋग्वैदिक टाइम में हम देखते हैं कि उनका फूड कैसा होता था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फूड एंड ड्रेस किस तरीके की होती थी। फूड इनका सिंपल होता था, न्यूट्रिशियस होता था। फूड में क्या लेते थे? वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, कॉर्न, व्हीट, मिल्क, एंड इसके अलावा सोमा का ये लोग यूज करते थे, ठीक है। सोमा जो कि एक ट्री से निकलता था, सोमा जो कि एक इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेज होता था, पेय पदार्थ, जिसका कि यूज ये जब कोई सैक्रिफाइसेस या यज्ञ वगैरह करते थे तो अपने गॉड को भी ऑफर करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इनकी ड्रेसेस कैसी होती थी। सिंपल अटायर इनका होता था। यूज ऑफ क्लोथ मेड फ्रॉम, किससे? वूल और कॉटन से बने हुए कपड़े ये लोग पहनते थे। इसके अलावा सर ढकने के लिए टर्बन का यूज करते थे, धोती पहनते थे, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स में आते हैं, ऑर्नामेंट्स ये कैसे यूज करते थे? तो सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स ये लोग पहनते थे, जो कि मेन एंड वीमेन दोनों ही पहनते थे, मेल फीमेल दोनों। नेक्स्ट आते हैं गेम्स एंड अम्यूजमेंट, ठीक है। तो अपना खाली टाइम जो है वो किस तरह से बिताते थे या अपना मनोरंजन किस तरीके से करते थे, ये हम लोग समझेंगे। तो इस टाइम ये लोग हंटिंग वगैरह बहुत करते थे। चैरियट, उसमें देखा जाए तो चैरियट जो है वो इनके लिए मेन था, तो चैरियट रेस वगैरह की जाती थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, गैम्बलिंग विद डाइस, ये सारी चीजें ये अपने एंजॉयमेंट के लिए करते थे। अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम। क्या उस सोसाइटी में जैसे आज के टाइम में कास्ट सिस्टम है, ऐसा कुछ था? नहीं, उस समय में कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। उस समय क्या था? उस समय जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णास में डिवाइड थी, ठीक है। किसमें थी? 4 वर्णास में डिवाइड थी, जिनको क्या कहते थे? ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ठीक है। इन 4 वर्णास में बटी थी। अब ये 4 वर्णास जो थे वो जन्म के बेस पर नहीं थे, जैसा हमने बाद में कास्ट सिस्टम में देखा। ये कैसे थे? लोगों के काम के बेस पर थे, ठीक है, कि जो काम कर रहा है उस हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया जाता था। जो पढ़ाने लिखाने का काम, पूजा पाठ का काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको ब्राह्मणास
वर्णाज में रखा जाता था, ठीक है। जो लड़ाई पर जाते थे, राज करते थे, वो कौन होते थे? वो क्षत्रियाज होते थे। वैश्याज हो गए जो कि ट्रेडिंग का काम करते थे। शूद्राज जो कि और अदर काम करते थे, छोटे काम, लोगों को बना के लिए घर बनाना या और सब ऐसी चीजें थी, उनकी सर्विसेज करना, ठीक है। तो इस तरीके के जो काम होते थे, उस काम के बेस पर यहाँ पर 4 वर्णाज में सोसाइटी जो थी वो बटी हुई थी, और कहीं भी किसी पे कोई कंट्रोल नहीं था कि आप जो हो इसी वर्णाज में रहोगे या आपकी फैमिली जो है वो इस वर्णाज वाले काम को कर रही है, इस वर्णाज इस काम को कर रही है, यानी इस वर्णाज में है तो आप इसी में रहोगे। नहीं, कोई कभी भी अपने वर्णाज जो था वो चेंज कर सकता था। जो हिम्स यहाँ पर पाए गए हैं उसमें बाकायदा लिखा है एक हिम्स में कि आई एम अ पोएट, माई फादर इज डॉक्टर, माई मदर इज कॉर्न ग्राइंडर, यानी हर तरीके के काम देखिए सब कर रहे थे, और उस काम के बेस पर यहाँ वर्णाज में लोग डिवाइड थे। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ और मटेरियल लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्यंस की आर्थिक और भौतिक लाइफ कैसी थी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो इनका चीफ ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर तो था, लेकिन इसे प्रोड्यूस ये क्या करते थे? देखा जाए तो ज्यादातर बार्ले था, राइस, कॉटन, ऑयल सीड एक्सेट्रा। अब जब ये एग्रीकल्चर करते थे तो इरिगेशन की जरूरत होती थी, इरिगेशन, रेनफॉल, ठीक है, ये तो था ही। इसके अलावा कैनाल्स भी थे, वेल भी थे, जिससे कि इरिगेशन का काम ये लिया करते थे, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो किस में लगे थे? एग्रीकल्चर में। ये लोग कहाँ रहते थे? गांवों में रहते थे, और इसलिए जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी इसको एग्रीकल्चरल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ये बिलोंग करते थे एग्रीकल्चरल सोसाइटी से। चलिए बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स थे जिनको ये डोमेस्टिकेट किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डोमेस्टिकेशन जो था वो इनका दूसरा मेन ऑक्यूपेशन था या प्रोफेशन था, ठीक है। कौन कौन से ये एनिमल्स रखते थे ये हम लोग देख लेते हैं। काऊ, शीप, गोट, बुल, हॉर्स, ठीक है, ये सारे एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट किया करते थे। देखा जाए तो जो ये कैटल्स होते थे ये इनकी प्रॉपर्टी माने जाते थे, जिसके पास जितने कैटल यानी उसकी प्रॉपर्टी उतनी बड़ी, ठीक है। उसमें भी जो काऊ होती थी उसको बहुत ही सेक्रेट माना जाता था, उसको कह सकते हैं कि रिचुअल्स वगैरह से या फिर कह सकते हैं रिलीजन से जोड़कर देखा जाता था, ठीक है। तो काऊ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। चलिए बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड जो था ये भी इनका मेन ऑक्यूपेशन ही था, चीफ ऑक्यूपेशन था, मतलब कि ट्रेड में बहुत सारे लोग जो थे वो लगे हुए थे। अब जो ट्रेड होता था ये किस तरह से होता था? ट्रेड में जो कह सकते हैं कि हम आज के टाइम में सामान लेते हैं, उसके बदले में हम कुछ मुद्रा देते हैं। उस समय में क्या चलता था? उस समय चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम जैसे कि आज हम चाहे ऑनलाइन पे करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, बट हम मुद्रा का यूज करते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम में सामान एक्सचेंज होते थे एक दूसरे के, ठीक है। जरूरत का सामान अगले के पास मिल रहा है, उसे हमारी भी चीज की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए अगर हम देखें तो मेन सोर्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मेन सोर्स जो माना जाता था वो क्या होता था? वो काऊ होती थी, ठीक है। और जो ये ट्रेड होता था क्या वो सिर्फ जो रोड थी, रोड के रूट से ही होता था? नहीं, रोड के अलावा लैंड एंड वाटर कह सकते हैं, ठीक है। लैंड रूट के अलावा वाटर रूट का भी यूज होता था, ठीक है। तो कैरिड बोथ बाय लैंड एंड वाटर। चलिए अदर ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हमने देखा कि एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ये इनके मेन ऑक्यूपेशन थे। इसके अलावा काफी सारे लोग जो थे वो चैरिट मेकिंग में भी लगे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें मेकिंग ऑर्नामेंट्स, भाई ज्वेलरी लोग पहनते थे तो बनाने की जरूरत थी ही, तो उसमें काफी लोग थे। वेपन्स, इन चीजों का यूज होता था, उसमें हो गए। वीविंग, भाई कपड़े वगैरह हैं बनेंगे, ठीक है। बाकी और भी चीजें जो हैं वो सारी चीजें हैं। कॉटन जो है उसकी खेती होती थी तो वीविंग वगैरह होता था। लेदर डाइंग, ठीक है। मेकिंग अर्थन पॉटरी, पॉटरी के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा कि भाई पॉटरी वगैरह का ये लोग यूज करते थे, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी की पॉटरी वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो इसमें भी काफी लोग जो थे वो लगे थे। उसके अलावा डॉक्टर्स भी होते थे, ठीक है। अदर ऑक्यूपेशन में डॉक्टर भी होते थे। डॉक्टर भाई जिनकी जरूरत हमेशा से रही है, हमेशा पड़ती है, ठीक है। तो डॉक्टर्स की अगर बात करें तो जिनको वैद्य के नाम से जाना जाता था, जो कि हर्बल ट्रीटमेंट किया करते थे। चलिए बात करते हैं रिलीजियस लाइफ और मोड ऑफ वर्शिप ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यन, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्यन जो थे उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी वर्शिप के तरीके कैसे थे, वो हम लोग यहाँ पर
देखेंगे। सबसे पहली चीज कि ये वर्शिप करते थे नेचर गॉड की। भाई नेचर गॉड की वर्शिप क्यों करते थे? नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए उसकी वर्शिप करते थे। आज भी हम देखें तो हम सभी को थैंकफुल होना चाहिए। भाई हमको क्या है, रेन मिल रही है, जिससे क्या है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही है, ठीक है। हमारा जो वाटर लेवल है उसको वो मेंटेन रखती है, ठीक है। सन है, उससे क्या है हमें धूप मिल रही है, वो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। जहाँ जिन एरियाज में देखिए धूप नहीं मिलती है वहाँ पर कितनी सारी डिजीज जो है वो हो जाती हैं। इसके अलावा ये धूप जो है हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि सन की वर्शिप हो गई, ठीक है। प्लांट्स, उनसे हमें कितना सारा कुछ मिलता है, ठीक है। तो कितने सारे प्लांट्स जो है उनकी हम वर्शिप करते हैं। तो उसी तरह से देखें तो ये लोग नेचर गॉड जो है उनकी वर्शिप किया करते थे। हाईली रिलीजियस थे, ठीक है। तो रिलीजियस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनका जो रिलीजन था वो काफ़ी सिंपल था। यानी जैसे हम बात के सोसाइटी में देखें कि बहुत ज़्यादा यजनाज वगैरह जो थे वो किए जाते थे, उन पे जो खर्च आते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक है। इस समय क्या था, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल थी। डेली के लिए यजनाज वगैरह लोग करते थे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा लोगों को इकट्ठा किया जाए, बड़ा सा जलसा किया जाए तभी यजनाज वगैरह हो, ठीक है। तो ये सारी रिचुअल्स जो थे वो आराम से ये डेली फैमिली के मेंबर जो हैं वो मिलकर कर लिया करते थे। इम्प्रेस बाय फोर्स ऑफ नेचर, इससे बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि रेन ठीक हो गया, हम लोग बात कर सकते हैं, सन हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, फायर हो गया, इन सब की ये लोग वर्शिप करते थे, क्योंकि भाई इनसे हमें बहुत कुछ जो है वो मिलता है, इसलिए, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, एवरी नेचुरल फेनोमिनन वॉज रिगार्डेड, तो हर नेचुरल फिनोमिना जो था उसकी वर्शिप करते थे। किस चीज के लिए? माना जाता था कि इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं, ठीक है। इंद्र जो है वो रेन के देवता हैं। आज भी हम कहते हैं ना कि जब बारिश नहीं हो रही है हम कहते हैं इंद्र भगवान बारिश कब होगी, ये बारिश बहुत हो रही है हम लोग कहते हैं बस करिए इंद्र भगवान, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि वो लोग इंद्र जो थे उनको युद्ध के देवता, उनको रेन के देवता ये मानते थे। वरुणा जिनको वाटर के देवता मानते थे, ठीक है। तो इनकी ये वर्शिप किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें हिम्स, ठीक है, तो वर्शिप के लिए हिम्स जो थे उनका यूज करते थे। इस समय देखा जाए तो नेचर, ठीक है, उसकी ये वर्शिप करते थे। इस समय कोई आइडल्स, टेम्पल्स, ये चीजें नहीं होती थी। खुले आसमान के नीचे यजनाज वगैरह किए जाते थे। यजनाज एंड सेक्रीफाइसेस की बात करें तो यजनाज एंड सेक्रीफाइसेस डेली फैमिली मेंबर जो है वो मिलकर किया करते थे। कुछ स्पेशल अगर डे होता था तो उस समय सेक्रीफाइसेस जो थी वो भी दी जाती थी। इसके लिए जो हवन कुंड इनका होता था जहाँ पर सेक्रीफाइस यजनाज वगैरह किए जाते थे, घी, मिल्क, ठीक है, ये चीजें जो है ऑफर की जाती थी। इसके अलावा सोमा ये भी ऑफर किया जाता था। ये माना जाता था भाई गॉड जो है वो भी इसे लाइक करते हैं, इसलिए उनको ऑफर किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्शिप किस लिए करते थे, वर्शिप करते थे भाई पावर के लिए, ब्लेसिंग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए। जैसे कि आज के टाइम में हमारा भी क्या रहता है, हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि भाई शांति बनी रहे, हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारे घर में शांति बनी रहे, ठीक है। जो ईश्वर है उनका साथ हमारे साथ रहे। तो वही चीजें यहाँ पर भी वर्शिप ये किया करते थे इसी चीज के लिए। चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था ऋग्वैदिक आर्यंस के समय में, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ किंग्स, ठीक है। तो किंग का स्टेटस क्या होता था? भाई लीडरशिप के लिए कोई ना कोई चाहिए ही, ठीक है। तो किंग के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग करें, जो आर्यंस थे, ठीक है, तो ट्राइब्स के रूप में रहते थे जिनको कहा जाता था जनाज। क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था जनाज। अब जितने भी जनाज थे तो हर जना का कोई ना कोई किंग या फिर कह सकते हैं चीफ होता था, ठीक है। कोई ना कोई किंग या चीफ होता था जो कि ऑटोक्रेटिक बिल्कुल नहीं था, मतलब वो क्रूअल नहीं हो सकता था, ठीक है। जो किंग की पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, यानी कि उसका जो सक्सेसर होगा वो उसकी फैमिली से ही रहेगा, ये चीज। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो निरंकुश नहीं हो सकता था, ठीक है, ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, अगर कोई राजा इस तरीके का है तो जो प्रजा होती थी यानी सिटीजन जो होते थे उनको पूरा राइट था कि वो उस राजा को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे राजा को बिठा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑटोक्रेटिक किंग जो था उसको रिमूव किया जा सकता था, ठीक है। अब राजा जो है वो अपने सारे काम खुद से तो करेगा नहीं, ठीक है, उसको हेल्प भी चाहिए। तो हेल्प करने के लिए लोग जो थे वो उसकी हेल्प करते थे भाई, चाहे
शासन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, या फिर दूसरे लोग जो है उनसे रक्षा करनी, हर जगह लोगों की लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो लोग जो थे वो हेल्प किया करते थे। ठीक है, जो किंग होता था उसके पास लिमिटेड राइट्स होते थे, जो उस लिमिटेड राइट्स का यूज़ करते वो अपनी ड्यूटी जो थी वो कंप्लीट करता था। उसकी ड्यूटी क्या होती थी, या कह सकते हैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए जो उसके पास लिमिटेड राइट्स होते थे उनका वो यूज़ करता था। अब उसकी ड्यूटी क्या होती थी भाई, उसकी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना, दूसरे लोग जो है वो आक्रमण ना करें, इससे बचाव करना। ठीक है, तो ये उसकी ड्यूटीज होती थी और उसके ये राइट्स थे कि वो उनकी रक्षा। चलिए बात करते हैं द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, तो किंग जो है वो अकेले तो शासन चला नहीं सकता है, उसको मिनिस्टर्स और अदर की जरूरत होती है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो राजा होता था उसके पास बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, उनमें सबसे मेन कौन होता था, सबसे मेन होता था कमांडर इन चीफ यानी उसका सेनापति, एंड साथ ही साथ पुरोहित। ठीक है, ये देखा जाए तो जो पुरोहित और कमांडर इन चीफ होते थे ये काफी एक्सपीरियंस्ड होते थे। एक्सपीरियंस्ड होने से क्या होता था, वो हेल्प कर सकते थे कि जो राजा है वो अपनी प्रजा की रक्षा जो है, सुरक्षा है वो अच्छे से कर सके, अपनी प्रजा को सेफ रख सके। ठीक है, साथ ही साथ भाई वो इस तरीके से राजा की हेल्प करते थे और इस तरीके से अपने जो सिटीजन थे उनकी भी हेल्प किया करते थे। दीज मिनिस्टर्स हाईली एक्सपीरियंस क्वाइट एबल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो बात की कि काफ़ी एक्सपीरियंस थे, तो एक्सपीरियंस के बेस पर हम देख सकते हैं कि भाई कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है। ठीक है, तो इसलिए ये राजा की हेल्प करते थे। चलिए बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थर्ड नंबर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आज के टाइम में हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ पाएंगे उतनी दूर बैठ के? नहीं। उसके लिए क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, वो हमारी बातें वहां तक पहुंचाती है, फिर उसके बाद बजट जो है वो सैंक्शन होता है, फिर आगे चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उस समय में देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, जिसको कहा जाता था ग्रामीणी। ठीक है, तो ग्रामीणी जो होता था वो चीफ फंक्शनरी होता था, जिसका काम होता था पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखना। ठीक है, पीस और ऑर्डर की बात करें, युद्ध हो रहा है उस समय जरूरत है पीस एंड ऑर्डर की, या अपनी सोसाइटी जो है भाई उस समय भी क्या है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें जो है उस पर विवाद होते रहते हैं। ठीक, तो उनको वहां पर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए युद्ध की स्थिति है, उस समय क्या करेंगे, उस समय भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। ठीक है, कि पीस ऑर्डर को बनाए रखें। इसके अलावा युद्ध में बहुत सारे लोगों की जरूरत है, अचानक से कहाँ से आएंगे लोग? ठीक है, तो यही सारे लोग जो होते थे गांव के, इन्हीं को वो क्या करते थे, बैटलफील्ड तक ले जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो विलेज काउंसिल और ग्राम सभा होती थी इसके भी ये मेन चीफ होते थे। ठीक है, इनके भी ये प्रमुख होते थे। अब हम बात करें कि विलेज काउंसिल हो गई या ग्राम सभा। ठीक है, तो हर जगह देखिए राजा नहीं पहुंचता। जैसे हमारे यहाँ क्या है, पीएम या सीएम जो है वो हर जगह नहीं पहुंचते। जो हमारे विलेजेस हैं उनकी ग्राम पंचायत बन रखी है, छोटे मोटे मामले हैं लोग आपस में सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो गाँव से रिलेटेड छोटे मोटे मामले होते थे वहां पर ये उसे सॉल्व किया करते थे। इसके अलावा जो राजा किंग जो भी ऑर्डर देता था, ठीक है, तो उसको भी एग्जीक्यूट करने का काम ये करते थे कि वो चीज़ें जो है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचे, सही तरीके से लागू हो। ठीक है, इस तरीके से ये जो पोस्ट थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट थी लोकल गवर्नमेंट की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। चलिए पॉलिटिकल कंडीशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आगे हम देखते हैं फोर्थ, द सभा एंड समिति। सभा और समिति क्या थी पहले ये हम लोग समझेंगे, फिर इनके फंक्शन क्या थे ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, सभा और समिति, देखिए राजा जो होता है, ठीक है, चाहे हम बात करें वैदिक पीरियड के या बाद के जो किंग थे, या हम बात करें कि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट शासन कर रही है, ठीक है, तो क्या वो अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं? नहीं, उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सभा और समिति थी। ठीक है, तो चुने हुए लोग जो थे वहां पर दो काउंसिल बनी। ठीक है, चुने हुए जो मेंबर्स थे उनकी दो काउंसिल बनी, एक काउंसिल का नाम था सभा, दूसरी काउंसिल का नाम था समिति। ठीक है, सभा में कौन लोग थे? सभा में वो लोग थे जो कि राजा के खास होते थे, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। ठीक है, कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्पेशल हैं कि वहां पर वो साथ में रहते हैं, एडवाइस करना, डिसीजन जो है उसमें एडवाइस वगैरह करना। ठीक है, सपोर्ट करना। सपोर्ट यहाँ पर दोनों करेंगे, सभा भी करेगी, समिति भी करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
कि डिसीजन लेना है या फिर कुछ किसी से सुझाव सजेशन मांगने हैं, उसके लिए दोनों लोग हैं। लेकिन सभा जो है कुछ खास लोग जो थे उनका एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप, ठीक है, वो हो गई सभा। समिति कौन हो गया? समिति गांव के सारे लोग, यानी कि जो पूरे ट्राइब्स थे, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट जो करता था उसे कहते थे समिति, ठीक है। जैसे आज के टाइम में पब्लिक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट करते हैं, अपने जो राजा हैं उनको चुनते हैं, यानी अपनी गवर्नमेंट को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी इंपॉर्टेंस नहीं, हमारी भी इंपॉर्टेंस है पूरी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ समिति क्या करती थी, पूरी जो प्रजा होती थी, ठीक है, पूरे ट्राइब्स को वो रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। इनका काम क्या होता था, अब हम लोग ये चीज देखते हैं। सभा और समिति दोनों का काम था कि जो राजा है वो ऑटोक्रेटिक ना होने पाए, यानी कि राजा निरंकुश ना हो पाए, राजा अपनी जो पावर है उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। तो राजा की एब्सोल्यूट पावर नहीं होती थी। एब्सोल्यूट पावर जहां पर जो राजा है, जो किंग है, उसी की सारी चलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि ये लोग उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए होते थे, ठीक है। द मेंबर ऑफ द सभा वर कॉल्ड काउंसलर्स, ठीक है। तो जो मेंबर होते थे सभा के, उनको कहा जाता था काउंसलर्स, ठीक है। अब क्या होता था, जब कोई पर्सन राजा बनता था, ठीक है, जब कोई पर्सन राजा बनता था तो वो शपथ लेता था। जैसे आज के टाइम में क्या है, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं जब बनते हैं तो वो शपथ लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी राजा शपथ लेता था। वो शपथ जो थी वो पूरे जो उनका पूरे जो ट्राइब्स थे उनके सामने ये शपथ होती थी। अब राजा जो भी काम करता था, जो भी उसको डिसीजन लेने हैं, जो भी चीजें हैं, उसके लिए क्या है, उसके लिए वो एडवाइस लेता था, ठीक है। इसके अलावा जब मेजॉरिटी होती थी, जैसे आज के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर कोई भी पास होना है तो मेजॉरिटी जो है अगर हमारे पार्लियामेंट में है तभी वो पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जब मेजॉरिटी मिलती थी तभी चीजें जो है वो पास होती थी, आगे बढ़ती थी, ठीक है। इट्स प्रेसिडेंट वाज कॉल्ड द चेयरमैन, ठीक है। तो जो सभा के जो मेंबर होते थे उनको काउंसलर कहा जाता था, उनके जो प्रेसिडेंट होते थे उनको चेयरमैन कहा जाता था, ठीक है। चलिए, द सभा एंड समिति एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द किंग, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि जो राजा होता था उस पर इनका पूरा कंट्रोल होता था। अगर ऐसा कुछ होता था कि भाई किंग जो है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो इनके पास पूरा राइट था कि उसको हटाकर दूसरे किंग को उस जगह पर बिठाया जाए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का जो शासन है वो किस तरीके का है कि राजा शासन चला रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर फिफ्थ देखते हैं, मेथड ऑफ वॉरफेयर, ठीक है, कि जो युद्ध होते थे उनका क्या मेथड था। सबसे पहली चीज कि किस तरीके की सेना होती थी ये हम लोग समझेंगे। सेना में पैदल सैनिक होते थे, फाइटिंग ऑन फुट, जो कि पैदल जाकर ही युद्ध करते थे, ठीक है, उनके लिए अलग से कोई सवारी नहीं होती थी। दूसरे होते थे ऑन हॉर्स बैक, जो कि घुड़सवार होते थे। और तीसरे होते थे इन चैरियट्स, जो कि रथ पर बैठकर युद्ध लड़ा करते थे। वेपन्स की बात करें, कौन से वेपन्स जो थे वो यूज होते थे यहाँ पर ज्यादातर, ठीक है। बो एंड एरो थे, यूज होते थे। एक्स का भी यूज होता था यहाँ पर, ठीक है। एंड मेस यानी कि गदा, इसका यूज होता था युद्ध में, ठीक है। इसके बल पे लोग जो थे वो फाइट किया करते थे। नेक्स्ट है, अपने को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए लोग शील्ड का यूज करते थे। शील्ड आपने देखा है ना, जब कहीं पर जो हिस्टोरिकल वाली चीजें हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है, गोल सा लिए रहते हैं शील्ड, उससे अपना बचाव करते हैं, ठीक है, वो वाली शील्ड, ठीक है। तो शील्ड का यूज करते थे। एंड आर्मर्स, कवच पहने रहते थे, ठीक है, उससे क्या है, चोट वोट नहीं लगेगी बॉडी में, ठीक है, उसके लिए। इसके अलावा फॉलोइंग द कोड ऑफ वॉर, ठीक है, इसको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। कोड ऑफ वॉर क्या था, कोड ऑफ वॉर ये था कि कोई अगर सो रहा है तो उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, उससे हम फाइट नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मारेंगे। कोई सो रहा है तो, अगर कोई घायल है तो भी हम उस पर वार नहीं करेंगे। किसी के पास अगर वेपन नहीं है तो हम वेपन से उस पर वार नहीं करेंगे। कोई अगर अपनी सेफ्टी जो है वो नहीं कर सकता है तो उस पर हम वार नहीं करेंगे। एक और चीज इसमें थी, इसमें ये थी कि बस जो सैनिक हैं, ठीक है, आर्मी जो है वो आपस में लड़ेगी, अदर जो लोग हैं जनरल पर्सन है उनको जनरल पर्सन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये था कोड ऑफ वॉर, जिसको ये लोग बाकायदा फॉलो करते थे, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी चीजें देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है इनके भाई नियम कानून जो थे वो काफी अच्छे थे, चीजें अच्छे से चलती थी। बट ये क्या था, ट्राइब्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते, एक जगह टिक के नहीं रहते। और यही वजह थी कि यहाँ पर कोई भी सिविक या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आगे देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।